नमस्ते। वेलकम बैक टू लाइफ नेचुरल्स हेल्थ टॉक सेशन। मैं डॉक्टर असावरी चितड़े और आज का ये हेल्थ टॉक सेशन स्पेसिफिकली डिजाइंड है आप लोगों को एक होलिस्टिक आइडिया देने के लिए हेल्थ के बारे में। इस हेल्थ के बारे में जो होलिस्टिक आइडिया है, इसकी हमें क्या जरूरत है? क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं तो नॉर्मली हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पढ़ के इम्प्लीमेंट करते हैं, या हमारे रिलेटिव्स, दोस्त, घर वाले कुछ ना कुछ बताते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करके ठीक होने की कोशिश करते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है। आप नया मोबाइल फोन भी अगर खरीद के लाते हो तो आप कुछ घंटे या कुछ दिन उस पर बिताते हो सीखने के लिए कि इसके फंक्शंस क्या है, ये कैसे ऑपरेट होता है। या आपको नहीं समझे तो आप उसका यूजर मैन्युअल खोल के देखते हो, आप गाइडेंस लेते हो किसी से और वो समझने की कोशिश करते हो कि ये फीचर कैसे ऑपरेट होता है। जितना आप उसको सीखते हो, समझते हो, उतना आपको इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में आसान जाता है। उस फोन को आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो इस बॉडी और माइंड को तो हम 24 घंटे यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें उसका यूजर मैन्युअल ही नहीं पता। इसीलिए एक डिसीज का या एक हेल्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सालों लग जाते हैं और एक बड़ी सी लिस्ट मिलती है इनक्यूरेबल डिसीजेस की। डायबिटीज है, माइग्रेन है, मेंसेस के इश्यूज है, कैंसर है, ट्यूमर्स है। इन डिसीजेस की तरफ आइडियली हमें पहुंचना ही नहीं है, और पहुंच गए तो उनका रिवर्सल हमें जल्दी से जल्दी करना आना चाहिए। मगर ये यूजर मैनुअल मिसिंग है। हमें इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इस बॉडी और माइंड के बारे में, वो एग्जैक्टली कैसे डिजाइंड है, इसके फंक्शंस क्या है, मदर नेचर ने जो यूजर मैनुअल लिखा है, इस यूजर मैनुअल के बारे में नहीं पता। नेचर क्योर हमेशा ही ये आइडिया को सपोर्ट करता आया है कि जितना हम खुद अपने हेल्थ के बारे में, अपने बॉडी और माइंड के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उतना हमें खुद को अपना हेल्थ केयर आसान जाएगा। हम आइडियली उन क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस के पास पहुंचेंगे ही नहीं, या पहुंच गए हैं तो जल्दी से जल्दी उनको रिवर्स करके वापस हेल्थ स्टेज में कैसे आना है, ये हमें आसान हो जाएगा अगर हम उस यूजर मैनुअल को जान। सो हेल्थ, कौन हेल्दी नहीं होना चाहता? हम सब लोग हेल्दी होना चाहते हैं। हेल्थ का ना एक सिंपल सा डेफिनेशन हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है। हम डायग्नोसिस के लिए किसी लैब में गए, हमने ब्लड टेस्ट करवाया, स्कैनिंग करवाया, और क्योंकि हमारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी है, नथिंग इज द प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि इस चीज को हम हेल्थ, ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को उन्होंने डिवाइड करके बताया है हमें। वो कहते हैं कि इट्स अ कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। हम माइंड में से पीसफुल होना है हमें, फिजिकल बॉडी हमारी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इस स्टेज पे होनी चाहिए। और सोशल कंसेप्ट को, सोशल, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स है, सोसाइटी को भी उन्होंने कंसिडर किया है। और उन्होंने हमें बताया है कि अगर हम मेंटली पीसफुल है, फिजिकली फिट है और सोशली कंफर्टेबल है तो ही हम हेल्दी हो सकते हैं। इसमें से अगर एक भी पैरामीटर मिसिंग है तो हम हेल्दी नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? आपको कहाँ तक पहुंचना है? आपको हेल्थ तक पहुंचना है या आपको डिसीज तक पहुंचना है? एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से डिसीजेस की लिस्ट बहुत बड़ी है। आईबीएस है, या सिंपल सिंपल सी ना, हमें फ्रेशनेस नहीं लग रहा, हमें लो एनर्जी लग रही है, हमें बार बार सर्दी खांसी हो रही है, ये सिंपल सी चीजों से लेके कैंसर, ट्यूमर्स, अल्सर्स तक बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी हमारी डिसीज। इसके बारे में अगर हमें सोचना है, क्या हमारा डेस्टिनेशन डिसीज है? अगर हमें हेल्थ के बारे में सोचना है तो एक ही चीज है, हेल्थ। इसमें हमें एक लंबी लिस्ट नहीं मिलेगी, इट्स वेरी सिंपल, हेल्थ। गेटिंग इट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफाइन किया है, राइट? हेल्थ एक बड़ी सिंपल सी चीज है, डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, सिंगल पॉइंट है, उसमें बाइफर्केशंस नहीं है, लंबी लिस्ट नहीं है। हेल्थ इज द डेस्टिनेशन।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा। आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली, राइट? मुझे दिल्ली पहुंचना है, आपको दिल्ली पहुंचना है। आप महाराष्ट्र से निकल के दिल्ली जाएंगे, तो आप दिल्ली जाने के रास्ते रास्ते ढूंढ रहे हो। आप बाय एयर, बाय फ्लाइट जा सकते हो, बाय रोड जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो। हर एक सिस्टम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है। किसी में ये डिफिकल्ट है, किसी में वो डिफिकल्ट है। कोई कॉस्टली होगा, किसी चीज में फिजिकल एफर्ट्स ज्यादा है, कोई चीज टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप ये सारी चीजें मिला के सोचोगे कि आपको खुद के लिए कौन सा रास्ता आसान जा रहा है। आप बाय एयर जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे, या बाय रोड जाओगे? गेटिंग इट? सब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इवेल्युएट करके। मगर आपको जाना है दिल्ली, आपका डेस्टिनेशन दिल्ली है, और आप क्या सोच रहे हो? मैं गुजरात कैसे नहीं जाऊं, मैं राजस्थान कैसे नहीं जाऊं, ऐसा क्या करूं कि मैं उत्तर प्रदेश ना पहुंचूं, ऐसा क्या हो सकता है ताकि मैं मध्य प्रदेश में ना जाऊं, मुझे हरियाणा जाना कैसे टालना है। आप ये सब चीजों के बारे में सोचोगे, इधर उधर भटक के। आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हेल्थ, डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली। आप दिल्ली के बारे में सोचो ना। यही चीज हेल्थ के बारे में भी एक्चुअली 100% लागू होती है। आप, आपकी जर्नी है, आप आपके लाइफ में एक जर्नी पे निकल चुके हो। आपका डेस्टिनेशन क्या है? और हम सोच क्या रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि मुझे एसिडिटी ना हो, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे बीपी हो गया है, अब मैं क्या करूं? डेफिशिएंसीज, आईबीएस, माइग्रेन, डायबिटीज, मेरे हेरिडिटी है मेरे फैमिली में डायबिटीज की। सो डायबिटीज ना हो इसलिए मैं क्या करूं? तो मैं हर रोज एक करेले का जूस पी लेता हूँ। हम क्या सोच रहे हैं? हम इधर उधर के रास्ते सोच रहे हैं। आपका डेस्टिनेशन क्या है? हमारा डेस्टिनेशन सिंपल है, हेल्थ। इट्स ए सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन, उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। आइडियली हेल्थ के बारे में सोचना है। अगर हेल्थ आपकी 100% पॉजिटिव लेवल पे पहुंच जाएगी, तो डिसीज नाम की कोई भी चीज आपको हो नहीं सकती। अगर इस रूम में 100% रोशनी है, तो अंधेरा नहीं हो सकता। अंधेरा और रोशनी, हेल्थ एंड डिसीज, राइट? डार्कनेस इज a illusion, light is real. Light is real, darkness is a illusion. Health is real, disease is a illusion. इस सिंपल कंसेप्ट पे मदर नेचर ने हमारे फिजिकल बॉडी और माइंड को डिजाइन किया हुआ है। सिंपल। डिसीज नाम की चीज मदर नेचर में ने, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज ओनली हेल्थ। हेल्थ अगर कम हो जाए तो ही डिसीज हो सकता है। रोशनी अगर कम हो जाए तो ही अंधेरा आ सकता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, मगर अलग है। हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते, या ये कंसेप्ट समझना हमें मुश्किल क्यों जाता है? क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन्ड। बचपन से लेके आज तक हमने ना डिसीजेस के ही बारे में सोचा है, या हमारे माइंड को वही ट्रेनिंग मिली है बचपन से लेके आज तक कि डिसीजेस के बारे में सोचो। एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी ना हो। हेल्थ को बढ़ा के हम 100% कैसे ले जा सकते हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू थिंक अबाउट हेल्थ, but we are very well trained how to think about diseases, isn't it? Right? ठीक है। तो इसी बात को थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं, और जब इसी सेशन में हम आगे जाएंगे, हेल्थ को आइडियली जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए उसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। और क्योंकि हम ट्रेंड है डिसीजेस के बारे में सोचने के लिए, सो आज के हेल्थ प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आज भी हम नेचर के और व्यू पॉइंट से एक बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, राइट? और कहीं ना कहीं हम समझने की तो कोशिश करते हैं इसके एक होलिस्टिक आइडिया के बारे में, कि फाइनली ये सारे डिसीज जाके एक होलिस्टिक हेल्थ कंसेप्ट से ही कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है इन दोनों, राइट? सो आज जब मैंने इसमें सोच रही थी कि कौन सा डिसीज, बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम मेरे ध्यान में आया। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या बताते थे हमें, हर एक डिसीज का रूट कॉज हमारी दादी माँ हमेशा हमें बताती,
कि हर एक डिसीज का जो मूल होता है, जो रूट कॉज होता है, वो आपके पेट से शुरू हो जाता है। ये सिंपल चीजें कहते थे राइट हमारे एंसेस्टर्स। कहीं भी इसमें गलत नहीं है समवॉट। शायद हमने इतना उसमें सोचा नहीं है या वक्त नहीं दिया है इसको एनालाइज करने के लिए। सो हम बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। सो वो क्या कहते थे कि इंडाइजेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट वी गेट। हमारे हर एक हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआत हमारे पेट से होती है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इशू ऑफ स्टमक, जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और बहुत सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं। लेट अस टेक कॉन्स्टिपेशन एज टुडेज हेल्थ इशू। अभी कॉन्स्टिपेशन को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, एक सिंपल सा नोशन ना आजकल हमने कंसिडर किया है टू बी ट्रू, कि अगर इवैक्यूएशन डेली हो रहा है, अगर आपका पेट डेली साफ हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और अगर पेट डेली साफ नहीं हो रहा तो हमें कॉन्स्टिपेशन है। इस आइडिया को सच मान के हम चल रहे हैं। तो अगर हमें मोशंस रेगुलरली हो रहे हैं तो मेरे पेशेंट्स मुझे बताते कि मुझे कोई इशू नहीं है, इट इज नॉट इंडाइजेशन राइट। और फिर हम जैसे ट्रीटमेंट में आगे जाते हैं उनको पता चलता है कि अरे व्हाट इज 100% इवैक्यूएशन राइट। हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द क्लीनिंग ऑफ द स्टमक, 100% क्या है। सो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये पेट साफ हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है, नहीं हो रहा है तो नहीं है, ये गलत है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। कॉन्स्टिपेशन को अगर समझना है तो इससे भी आगे जाके इवैक्यूएशन ना जिस तरीके से पेट साफ होता है उसके बेसिक 4 क्राइटेरियाज बताए गए हैं। फर्स्ट, एनालाइज योर इमोशंस ना डेली, एवरी डे इन द मॉर्निंग। हमें तुरंत पता चलता है कि हमारा पेट किस लेवल पे काम कर रहा है। फर्स्ट, द स्टूल्स शुड बी वेल फॉर्म। वो एक बनाना का शेप लेते हैं, इंटेस्टाइन का शेप लेते हैं। अगर स्टूल्स वेल फॉर्म नहीं है तो हमारा पेट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। सेकेंड, इट शुड बी ओडरलेस। फ्रेश स्टूल्स अगर अभी जो पिछली बार जो खाया है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं तो उनको कभी भी स्मेल नहीं आता। जितना वो आपके बॉडी के अंदर पड़े रहेंगे और सड़ते रहेंगे, डिकम्पोज होते रहेंगे, उतना उनको एक फाउल स्मेल आता है। सो मोशंस हमेशा, इवैक्यूएशन हमेशा ओडरलेस ही होना चाहिए। इफ इट इज स्मेलिंग बैड, इसका मतलब ये पुराने स्टूल्स निकल रहे हैं, आपका पेट ठीक से काम नहीं कर रहा। थर्ड, इट शुड बी इजीली इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएशन में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कंस्टिपेशन हो रहा है या बहुत लूज मोशंस हो रहा है, अनहेल्दी फील आ रहा है, इवैक्यूएशन में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी इजीली इवैक्यूएटेड। अगर तकलीफ हो रही है, योर स्टमक इज नॉट फंक्शनिंग टू इट्स 100% कैपेसिटी। और फोर्थ, दे शुड बी फ्लोटिंग इन वाटर। अगर सिंक हो रहे हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है हमारे इवैक्यूएशन में से, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा, नेचुरली डाइजेशन ठीक से काम, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही राइट। ये 4 क्राइटेरियाज अगर मीट हो रहे हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम 100% काम कर रही है। इसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर मिस हो रहा है, इसका मतलब आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में काम करना पड़ेगा राइट। सिंपल सा कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन का जो हम बोलते हैं ना कि इट्स अ इशू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज है। हम सोच भी नहीं पाएंगे उतनी बीमारियां इस सिंपल सी चीज के बारे में ना, क्योंकि हमारा पेट ठीक से काम नहीं कर रहा, हमें कॉन्स्टिपेशन है, इवैक्यूएशन ठीक से नहीं हो पा रहा। एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाती है हमें हेल्थ इश्यूज की जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेट हो जाती है। अगर हमारा पेट खुद को ठीक तरह से साफ नहीं कर पा रहा है, हमें एसिडिटी हो जाएगी। यही स्टूल्स जब बहुत सालों तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़े रहेंगे, वहां पे कोलॉन अल्सर्स अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डिसमेनोरिया, जो पेनफुल मेंसेस में से जो फीमेल्स, जो लेडीज जाती है, वो हमेशा हम मेंसेस रिलेटेड उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मगर मेंसेस रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज, या पेनफुल मेंसेस है या इरेगुलर मेंसेस है या मेनोपॉज में जो कुछ तकलीफें आजकल बढ़ रही है लेडीज की, सारी चीजें जाके रूट कॉज इट्स कॉन्स्टिपेशन हमेशा।
डिले प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, पीएमएस को तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंस देके रखा है। और ये पीएमएस के इश्यू शुरू कहाँ से हो जाते हैं? सो अर्ली एज, एट द एज जैसे ही 20 साल क्रॉस कर देते हैं गर्ल्स, वहां से पीएमएस 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 शुरू हो जाता है। शायद हमारे दादी माँ को पता भी नहीं था कि व्हाट इज पीएमएस, उन्होंने कभी फेस ही नहीं किया। मगर हमें तो 20, जैसे ही 20 साल क्रॉस हो जाते हैं, पीएमएस, मूड स्विंग्स और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और उसके ट्रीटमेंट। रूट कॉज को ठीक करो, सुपरफिशियल ट्रीट करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हमें बार बार भूख लगती है, एक अजीब सा सिम्टम जिसे हम रिलेट ही नहीं करते। मुझे सहन ही नहीं होता, मुझे हेडेक हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, वॉमिटिंग सेंसेशन, नौशिया है। लोग, मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि हम खाना खाने के 1 घंटे बाद मुझे भूख ही लगती है, मैं हमेशा भूखा ही होता हूँ। सिंपल सा रूट कॉज है कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। आपके खाने की जरूरत बढ़ती जाती है, जो क्रेविंग है, क्योंकि बॉडी इज इन डिस्कम्फर्ट, कहीं ना कहीं वो सेटल करने की कोशिश करता है। बार बार खाने की जरूरत पड़ती है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रेविंग्स, यू नो। और इसी की वजह से ओबेसिटी नाम की एक बीमारी आ जाती है। और ओबेसिटी की बीमारी जो है, उसके तो हेल्थ प्रॉब्लम्स ना, जो आगे आगे जाके जिस हेल्थ प्रॉब्लम्स को वो बढ़ा देगी, उसकी तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हमें मिल जाती है। सो ओबेसिटी अननेसेसरी हम बढ़ा रहे हैं बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इज मिसिंग ऑन इट्स फंक्शन। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो माइंड रिलेटेड इश्यूज है ना, वो भी, उसका भी रूट कॉज कहीं ना कहीं हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ही दिख जाता है। किसी भी डिप्रेशन पेशेंट को अगर हम नेचर क्योर के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, इतने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो डिप्रेशन में से बाहर आ चुके हैं टैबलेट्स छोड़ के, उनका भी ट्रीटमेंट की शुरुआत हमें फिजिकल बॉडी से ही करनी पड़ती है। सी फाइनली एक फेमस सेइंग है, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है तो हमारे माइंड हेल्दी कैसे? हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को सुपरफिशियली कैसे ट्रीट करेंगे? बॉडी का बैकअप चाहिए। माइंड और बॉडी ना एक दूसरे के साथ काम कर रही है, ये दोनों ऑर्गन्स अलग अलग नहीं है। फॉर दैट मैटर कोई भी हमारे बॉडी माइंड का ऑर्गन अलग नहीं है, सब साथ में ही काम कर रहे हैं, राइट? एक सिंपल सी चीज है, इंडाइजेशन ना, स्टमक हमारा 100% काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से इतनी सारी बीमारियों के हम नाम बदल रहे हैं। रूट कॉज सिंपल सा है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के और माइंड के हेल्थ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, राइट? सॉल्यूशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना सॉल्यूशन है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, कैंसर्स, ट्यूमर्स, अल्सर्स, एसिडिटी, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं करो, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, अब सब में से छूट जाएंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन एज द हेल्थ प्रॉब्लम। अभी कॉन्स्टिपेशन अगर हमें क्योर करना है, से कॉन्स्टिपेशन का कोई भी कनेक्शन जर्म, वायरस, बैक्टीरिया से नहीं है। जो कोविड में हमने सारा इल्जाम वायरस पे डाला, हमारी गलती नहीं है, वायरस की गलती है कि हम बीमार पड़ रहे हैं, राइट? तो हमने तो सारा इल्जाम कोविड के वक्त इस पे डाल दिया था, वायरस पे। कॉन्स्टिपेशन के बारे में या स्टमक अपसेट्स के बारे में तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट? इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज, इसमें कोई भी जर्म, वायरस, बैक्टीरिया का रोल नहीं है, राइट? इट इज ड्यू टू आवर इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। हमारे सुबह से लेके शाम तक के रूटीन में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए हमें स्टमक के रिलेटेड इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, इट्स अ सपोर्टिव पॉजिटिव लाइफस्टाइल, राइट? पहली चीज क्या करनी है? फर्स्ट, ऐड रफेज, फाइबर्स। फाइबर्स को बढ़ाओ अपने खाने में, आपके खाने में रफेज बढ़ाओ, फाइबर्स को बढ़ाओ। फाइबर्स आपके जो खाने में होते हैं, वो झाड़ू लगाते जाएंगे आगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टोनिंग है, जिस तरीके से फ्लुएंसी है, जिस तरीके से वो काम करेगी, वो सारा आपके रफेज पे डिपेंड करता है। आपके डाइट में रफेज बढ़ाओ, राइट? कैसे बढ़ा सकते हैं? लीफी वेजिटेबल्स,
ग्रीन लीव्स, मदर नेचर ने बहुत सारे ग्रीन लीव्स हमें दिए हैं, उसका इस्तेमाल करो। हमारे डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद सैलड्स, रॉ चीजें, राइट, रॉ चीजें। हम ना 80% वेजिटेबल्स रॉ खा सकते हैं, जब सैलड्स की बात होती है हम इधर इधर ही खत्म हो जाते हैं। कैरेट, बीटरूट, कुकुम्बर, टमाटोस। सो ज्यादा से ज्यादा सोच सोच के कभी कभी हम उसमें कैप्सिकम डाल देते हैं, कभी कभी कैबेज डाल देते हैं, कभी कभी ब्रोकली लाते हैं। सैलड्स में सिर्फ इतनी सी चीजें नहीं आती। आप जो जो सब्जियां रॉ फॉर्म में दांतों से चबा के खा सकते हो, वो सारी आप रॉ सैलड्स में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत अच्छे सैलड्स बन जाते हैं। सैलड्स इस तरह के बनेंगे ना कि आपको लगेगा कि सब्जी कम पड़ रही है मगर सैलड्स कितना टेस्टी बन रहे हैं। दैट्स द आर्ट ऑफ कुकिंग, राइट। सो सैलड्स बनाने में भी आसान है और टेस्टी भी बन जाते हैं। स्प्राउट्स हो सकते हैं इसमें, कठोर, जिसमें से 1 या 1.5 सेंटीमीटर का स्प्राउट निकल आया है, इस तरीके के स्प्राउट्स खाइए। उनको स्टीम कर सकते हैं, रॉ खा सकते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउ करती है उस तरीके से स्टीम्ड या रॉ स्प्राउट्स इंक्लूड करो। डाइट भेल तो स्प्राउट से ही बन जाती है और बहुत अच्छी बनती है। दैट कैन बी योर सैलड। फ्रूट्स, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स जो आएंगे वो इंक्लूड कीजिए। होल ग्रेन्स, आटा भिगोते वक्त आटे को छानना नहीं है, उसमें से फाइबर्स नहीं निकालने हैं। खपली गेहूं का आटा हमें आसानी से आजकल मार्केट में मिल जाता है रेडीमेड, जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है। अनपॉलिश्ड ग्रेन्स को यूज कीजिए, राइट। हमारे जो गेहूं गेहूं तो है ही होल व्हीट आटा, मगर राइस और दाल भी है ना, उसके भी अनपॉलिश्ड वर्जन हमें मिल जाते हैं, द होल ग्रेन्स। सो होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना बहुत आसान हो गया है आजकल। दूसरी बात यह है कि जो जहां जहां जो छिलका है, ककड़ी का छिलका है, गाजर का छिलका है, बीटरूट का छिलका है, उनको निकालिएगा नहीं, वो प्रिजर्व कीजिए। छिलके के इमीडिएटली नीचे बहुत सारा न्यूट्रिशन चिपका रहता है छिलके को। अगर आप छिलका निकालते हो तो 50% आपने निकाल के फेंक दिया, न्यूट्रिशन भी चला गया और फाइबर्स भी चले गए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन करने वाले हैं फंक्शनिंग के लिए, राइट। सो जहां जहां पॉसिबल हो सके छिलका निकालिए, धो देना अच्छी तरह से। एक स्टील का स्क्रबर जो आप बर्तन धोने के लिए रखते हो, वो एक नया वाला स्टील स्क्रबर निकाल के सब्जियां धोने के लिए रख दीजिए किचन में। जो कुछ धूल मिट्टी और स्प्रे, जो स्प्रे मारते हैं ना फार्मर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हमारे सब्जियों पे, ये स्टील स्क्रबर से घिस घिस के अगर आप साफ करोगे तो ये छिलका निकालने की जरूरत नहीं है और ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से धो पाओगे। जहां जहां हो सके स्टेम्स, कोरिएंडर है, मेथी है, जहां जहां स्टेम्स है ना, जो फ्रेश सब्जी अगर आप लेके आते हो तो स्टेम्स प्रिजर्व कर सकते हो आप, या वो स्टेम्स रख के उसका सूप बनाए, आप सब्जी में नहीं डालना चाहते, कंज्यूम इट इन सम वे। जहां जहां पॉसिबल है सीड्स चबा चबा के खाना है। वाटरमेलन, अगर टेंडर अच्छा वाटरमेलन है, सीड्स चू करके खा लीजिए जहां जहां पॉसिबल है। जो हम चू नहीं कर पाएंगे उनको फेंकना ही पड़ेगा, मगर बाकी जो हम चू कर सकते हैं ये सारी चीजें कंज्यूम करनी है। सेकंड, सिंपल सा इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूटीन फॉलो करना है। नेचर क्योर ऑलवेज सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन। 2 मील्स अ डे, लंच एंड डिनर। अगर आप तीसरा इंटेक ऐड करना चाहते हो जिसे आप ब्रेकफास्ट कहते हो, तो वो 100% फ्रूट्स से ही होगा। ब्रेकफास्ट में नथिंग मोर देन फ्रूट्स, देन इट इज योर लंच एंड देन इट इज योर डिनर। और डिनर के बाद आइडियली लंच तक पूरा गैप, अगर जरूरत है तो आप एक ग्रीन जूस पी सकते हो, वेजिटेबल जूस, या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को, इट इज नॉट ओनली द स्टमक, यू नो, स्टमक को तो सपोर्ट मिल ही जाएगा, न्यूट्रिशन, हमारा एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन प्रोसेसेस इंटेंसिफाई हो जाएंगे। जो हम बर्डन डाल रहे हैं बॉडी पे, बार बार 2-3 हर 3 घंटे में खाना खा के, वो बर्डन कट ऑफ हो जाएगा और सारी ऑर्गन सिस्टम हमारी रिजुवेनेट हो जाती है। डायबिटीज का एक रूट कॉज
इज फ्रीक्वेंट ईटिंग। आपको क्यों डायबिटीज है? क्योंकि आप हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं। सिंपल सी चीज है। सो अगर हम इसे रिवर्स कर पाते हैं तो हमें मदद भी हो जाती है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इतने सारे डिसीजेस और डायबिटीज और ये सारे डिसीजेस में भी हमें मदद हो जाती है। सो इट इज अ रूटीन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग दैट वी नीड टू फॉलो। एक थर्डली एक सिंपल सी आदत है जो बहुत बुरी तरह से मिस हो जाती है सब लोगों से। ये भी हमारे ग्रैंड मदर्स बताते थे, हर एक निवाला कितनी बार चबाना चाहिए। तो हमारे ग्रैंड मदर बताती थी 32 टाइम्स, 32 बार। हम पूछते थे 32 बार क्यों? तो वो बोलेगी कि एक 32 दांत है ना, एक दांत से, हर दांत से एक बार चबाओ। सच्ची में अगर देखा जाए ना, बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। अगर हम चू नहीं कर रहे हैं, जो चीज हम चबाते नहीं वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती। भूल जाओ आपने टॉक्सिक क्रिएट कर लिया। भले ही आप एप्पल बहुत न्यूट्रिशियस है, आप एप्पल 5 बार चबा के आपने निगल दिया, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो भी टॉक्सिक का ही काम करेगा अंदर। हमारे पेट के पास दांत नहीं है, क्रश नहीं कर सकता वो बस गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स कर सकता है। चर्न, इट विल ट्राई टू मिक्स, पर वो क्रश नहीं कर सकता। उसके पास ब्लेड नहीं है, दांत नहीं है उसके पास। स्टमक के पास दांत ऊपर है मुंह में, और पहला जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सलाइवा है, जो मुंह में सिक्रेट होता है। तो जितना आप क्रश करते हो, चू करते हो, आपका 80% हेल्थ इस एक हैबिट की वजह से सुधर जाएगा। बस आप चू कर रहे हो आपका फूड, आप इतना आसान करके दो स्टमक को, ताकि वो सलाइवा उसमें मिक्स हो जाए। सलाइवा ये पहला एंजाइम है डाइजेशन का। डाइजेशन मुंह में शुरू होता है, पेट में शुरू नहीं होता। तो अगर यही सलाइवा मिक्स नहीं हो रहा तो शुगर्स और स्टार्च ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक काम तो सलाइवा का है। और ये सेकेंड रूट कॉज है डायबिटीज का, फास्ट ईटिंग। डायबिटीज दो चीजों की वजह से होता है। आप हर 2-3 घंटे में खा रहे हो और आप चू नहीं कर रहे हो। कोई भी इंसान जिसे डायबिटीज है वो 5-6 बार से ज्यादा चू नहीं करता। उसका पूरा लंच और डिनर 5-10 मिनट में हो जाएगा। इसकी वजह से डायबिटीज है। थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से छूट सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, बॉडी एकदम आसान तरीके से काम करती है। आप उस आसान चीज में जाके खुद को मोल्ड करो, आप छूट जाओगे इस सब में से। मगर हमारे हैबिट्स ही गलत है। हम जो कुछ 5 बार चबा रहे हैं, क्रश ही नहीं हो रहा। जो क्रश नहीं हो रहा वो गैस्ट्रिक जूसेस को एक्सपोज ही नहीं हो रहा। ये सारा टॉक्सिक बन रहा है जो कुछ आप खाना खा रहे हो। कोई फायदा नहीं होगा इस खाने में कितना न्यूट्रिशन है इसके बारे में सोच के। अगर आप चू ही नहीं कर रहे हो, तो वो न्यूट्रिशन एनीवे नहीं मिल रहा, सारा टॉक्सिक बन रहा है, कचरा बन रहा है हमारे बॉडी के अंदर। सिंपल सी हैबिट, हर एक निवाला जो कुछ आप खाओगे 32 बार चबा के खाना है। 40 मिनट लगने चाहिए आपको लंच और डिनर खत्म करने के लिए। आपका क्वांटिटी वही कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं चलता 5-10 मिनट आप खाना खा रहे हो कि भूख कितनी है। ओवर ईटिंग हो चुका है 5-10 मिनट के मील में। जब आप 32 टाइम्स चू करोगे, आधा घंटा 40 मिनट जब जाएंगे, तब आपका प्रपोर्शन भी कंट्रोल हो जाएगा और बॉडी उतना ही आपसे लेगी जितनी उसको जरूरत है। यही ओवर ईटिंग नहीं होता। और क्योंकि ओवर ईटिंग नहीं होता, ओबेसिटी वगैरह ये प्रॉब्लम से इनडाइजेशन भी एम्पलीफाई नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। चौथा पॉइंट, एक्सरसाइज, राइट। अगर आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना है, अगर आप चाहते हो कि वो सब कुछ डाइजेस्ट कर पाए, आपको गैसेस ना हो, आपको इंडाइजेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, राइट, आपको ब्लोटिंग ना हो, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और उसका एक ही वे है एक्सरसाइज, एब्डोमिनल एक्सरसाइज। किसी ट्रेन पर्सनल ट्रेनर या जिम या योगा, योगा इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट यू कैन गिव अंडर अ गुड इंस्ट्रक्टर। अगर आपको पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए आपका टाइम एंड मनी टू गो अंडर अ गुड इंस्ट्रक्टर और एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए। जितना अच्छा आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करोगे, उतनी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग फंक्शन करेगी। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऐसा है कि
प्रैक्टिस पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका माइंड और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे से बहुत कनेक्ट होती है। जितना आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में होंगे, उतना आपका डाइजेशन अपसेट रहेगा, और जितना आपका डाइजेशन अपसेट रहेगा, उतना आपका माइंड भी इन चीजों में से निकल नहीं पाएगा। राइट? बार बार निगेटिव सोचना, यू नो, माइंड इज ऑलवेज नेगेटिव, मगर हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो ऐसे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। हमारे पेशेंट्स, लाइफ नेचुरल पेशेंट्स के भी बहुत सारे ग्रुप्स है, जहाँ वो एक दूसरे को बहुत गाइड करते हैं इस पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। बहुत बार वी आर नॉट बॉर्न विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वी हैव टू प्रैक्टिस इट। राइट? हमें होमवर्क करना पड़ता है आपके माइंड में। सो जितना हम माइंड पे काम करेंगे, उतना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगी। जितना हम फिजिकल बॉडी पे काम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उतना हमारा माइंड सपोर्ट हमें ज्यादा मिलेगा। सारा इंटर रिलेटेड चलता है। राइट? सो सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हो, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कीजिए। जितना आप लाइफस्टाइल पॉजिटिव की तरफ लेके जाओगे, उतना आप स्टमक इश्यूज से हमेशा के लिए परमानेंटली छूट जाओ। राइट? या एंड वी आर मिसिंग वन मोर थिंग, 6 to 8 hours ऑफ कंटिन्यूअस ओवरनाइट स्लीप। आजकल का कल्चर स्पेसिफिकली यंग एज ग्रुप में ना, रात को जागना, आई डोंट नो, इट अट्रैक्ट्स देम समवेयर, क्योंकि सारे लोग व्हाट्सएप, इंस्टा और स्नैपचैट पे रात को होते हैं। राइट? सो हम उनको मैच करने की कोशिश करते हैं, और अर्ली एज में ही ये डिरेलमेंट कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है, जो हमें नियरिंग टू 30s दिख जाता है प्रोमिनेंटली। तब तक बॉडी ने निगेटिविटी सस्टेन की है, इसके बाद 30-35 एज पे वो निगेटिविटी सस्टेन नहीं कर पाता और वो सिम्टम्स दिखाने लगता है। सो 6 to 8 hours ऑफ कंटिन्यूअस ओवरनाइट स्लीप। और ये 6 to 8 hours कौन से है? बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से 10 बजे सोना है और 5 बजे उठना है। 10 बजे, 10 बजे टू अर्ली, सो ओके, 10:30, 11 बजे के बाद जागना नहीं है, और सुबह 7 बजे के बाद सोना नहीं है। 7 भी बहुत देर हो गई, मगर जस्ट टू कंप्लीट दैट 8 hours ऑफ स्लीप। मैक्सिमम डाइवर्जन 11 to 7, आइडियल 10 to 5। 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठो। हम जितना इस लाइफस्टाइल में जाके बैठेंगे, उतना हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगी। जितना हम इस स्लीपिंग आवर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी स्लगिश होती जाए। सो सिंपल सा लाइफस्टाइल सपोर्ट है हमारे कॉन्स्टिपेशन हेल्थ इशू की। सो नाउ, ये जो हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं हमारी लाइफस्टाइल में, ऐसे हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने शायद कोशिश भी की होंगी, स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाने की, कि 2 मील्स पे कैसे आए, और यू मे हैव फेस्ड सम प्रॉब्लम्स इन दिस। सो एक अगर हम डेटा की बात करें ना, सो 10 में से 5 लोग खुद कर पाएंगे, 5 लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे। एक सिंगल फैमिली में भी हमें दिख जाता है कि 2 लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को मोल्ड कर पाए, एक किसी को आ ही नहीं रहा, उसको तकलीफें हो रही है। कौन सी चीज की तकलीफें हो सकती है? राइट? इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वो बहुत वीक हो चुका है, और बॉडी की वाइटलिटी हमें अच्छी तरह से नहीं मिल रही, सो नेचुरली ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं 2 मील्स पे जाने की, तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। हमें 3-3 घंटे बाद बहुत सारी भूख लग रही है, हमें हेडेक हो रहा है, नौशिया हो रहा है, हमें वॉमिटिंग सेंसेशंस आ रहे हैं बार बार, हमें ये स्मूथ प्रोसेस उसका नहीं दिख रहा कहीं भी। मे बी समटाइम्स फॉर फ्यू पीपल ब्लोटिंग इंक्रीजेस, हमारा पेट जो फूला हुआ रहता है, हमने कोशिश किया मॉडिफाई करने की, मगर वो और फूल गया, और ज्यादा ब्लोटिंग और बर्पिंग शुरू हुआ। ये भी कभी कभी होता है। कभी सडनली लो फीलिंग, एनर्जी नहीं है, मुझे थोड़ा वीकनेस ही लग रहा है, मेरा टायर्डनेस बढ़ रहा है, फ्रेशनेस कम हो रहा है। तो ये 10 में से 5 लोगों को ये चीजें नहीं होंगी, मगर बाकी 5 लोग, 50% ऑफ द क्राउड,
वी फेस समथिंग ऑफ दिस, नॉट ऑल ऑफ दिस। किसी को हेडेक, किसी को नौशिया, किसी को कंट्रोल्स नहीं हो रहे, क्रेविंग्स बढ़ रहे हैं, किसी का ब्लोटिंग बढ़ गया, मे बी किसी को डलनेस बहुत आया है, या डिस्टर्ब स्लीप है क्योंकि मैंने अर्ली मील किया है, मुझे रात को 11-12 बजे भूख लगी, फिर मैं सो ही नहीं पाया, मुझे कैसे भी हो रहा था। गेटिंग इट, ये थोड़ा डिस्टर्ब स्लीप क्रिएट करता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब गलत है इंडिकेशंस? तो नेचर क्योर विल से कि ये इंडिकेशंस गलत नहीं है। नेचर क्योर में हम इसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। जब बॉडी खुद को सुधारने की कोशिश करती है, जो ट्रांजिट में से जाती है, जब वो डिटॉक्सिफिकेशन इंड्यूस करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन को हम सपोर्ट दे रहे हैं, वो जब खुद को डिटॉक्सिफाई करने लगेगी, तो अगर ऐसे है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका है और टॉक्सिक लेवल ज्यादा है, तो वो सिम्टम दिखाती है बॉडी हमें हीलिंग के, कि उसको थोड़ा हेवी जा रहा है ये हीलिंग, क्योंकि उसकी जो लेवल है वो थोड़ी सी ज्यादा कोलैप्स्ड है। ये जो 5 लोग जो कर पाए, ये लाइफस्टाइल सपोर्ट दे पाए और वो ट्रांजिट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग तक कर पाए, जिनको इसमें से कुछ तकलीफ नहीं हो गई, उनकी वाइटलिटी स्ट्रांग है, उनकी बॉडी बेसिकली अभी तक स्ट्रांग पोजिशन पे है, मेंटेन। ये बाकी के 5 लोग हैं जिनको इसमें से कुछ तकलीफ हुई है, हो रही है ट्रांजिशन में, ये गलत नहीं है। उनकी बॉडी और ज्यादा थोड़ा सा वाइटलिटी कम दिखा रही है या टॉक्सिक लोड ज्यादा दिखा रही है। दीज आर कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस, दे आर नॉट बैड, दे आर गुड। हमें ऐसे दिख जाता है कि बॉडी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तकलीफें हो रही है, रिएक्शन दे रही है बॉडी। सो अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये हीलिंग क्राइसिस का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो इसका भी एक आसान सॉल्यूशन है। इसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिकवर ही नहीं हो पाएगी और कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। और फिर इतने लंबे सारे डिसीजेस की लिस्ट आ जाती है ना बीच में, उसके बाद में। तो छोड़ नहीं देना है। अगर हीलिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जस्ट डू योर ट्रीटमेंट अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ नेचुरोपैथ, अ गुड नेचुरोपैथ। बेसिकली वहां पे एक नेचुरोपैथी डॉक्टर होना चाहिए जो आपको इस प्रोसेस में से स्मूथली ट्रांजिट कर पाए। अभी ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया अंडर अ नेचुरोपैथ, नेचुरोपैथ डॉक्टर है आपको गाइड करने के लिए, मगर एक फर्स्ट अटेम्प्ट उसको ऐसे है कि आपके हेल्थ के बारे में भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके डॉक्टर को पता चलता जाता है कि आपकी बॉडी की रिएक्शन क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। 2 पेशेंट्स सेम प्रॉब्लम्स, उनके रूट कॉजेस अलग हो सकते हैं, और 2 पेशेंट्स इनके रूट कॉज सेम है, उनके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। आपके बॉडी का स्टडी आपके नेचुरोपैथी डॉक्टर को करना है, उसको एक आइडिया आनी चाहिए कि आपका बॉडी क्या फंक्शन कर रहा है। आप वो 50% में से हो जिनकी वाइटलिटी स्ट्रांग है, या उन 50% में से हो जिनकी वाइटलिटी वीक है। सो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमने दिया तो हीलिंग क्राइसिस के सिम्टम्स बढ़ गए और हमें थोड़ा मेडिसिनल सपोर्ट लेना पड़ा उसको सप्रेस करने के लिए। गिव अनदर चांस टू योर बॉडी, सेकेंड अटेम्प्ट दो। जितना आपका डॉक्टर आपके हेल्थ के बारे में, आपके बॉडी के बारे में या रिएक्शंस के बारे में सीखेगा, उसको पता चलेगा, उतना वो आपके हीलिंग क्राइसिस अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। सो गिव अ सेकेंड चांस, गो थ्रू इट, गो थ्रू द सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर मेडिसिन की सप्रेशन की जरूरत पड़ रही है, उस फेज के लिए लेनी है। इसमें 10 में से 1 इंसान ऐसे हो सकता है जिसको वाइटलिटी हमें कम दिखती है और थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ता है एंड अगेन रीचांस देना पड़ता है। अगर हम उन 50% में से है जो जिनकी वाइटलिटी कम दिख रही है, तो आप किसी के गाइडेंस के अंडर वो अटेम्प्ट कीजिए इसमें हीलिंग आपका। सो ये स्मूथ ट्रांजिट अंडर द गाइडेंस ऑफ नेचुरोपैथ हो सकती है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज जो डाइजेस्टिव सिस्टम और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, इतनी बड़ी सारी लिस्ट, इसके बारे में सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम ये कॉन्स्टिपेशन एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमने अभी तक जो देखा उसमें डायबिटीज का भी चांस हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि हम उस लाइफस्टाइल में जा रहे हैं
जहां हम ऐसे रूट कॉज को क्रिएट ही नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होने वाला है या बीपी होने वाले हैं, क्योंकि हम ओबेसिटी को अवॉइड कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंट ईटिंग, फास्ट ईटिंग, हम सारा सिस्टम को ट्यून अप कर रहे हैं। गेटिंग इट? सो इन चीजों के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू बी इन अ पॉजिटिव सपोर्टिव लाइफस्टाइल। और हमें जाना कहाँ है? व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन फाइनली? अगर हम कॉन्स्टिपेशन के लिए एक सपोर्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन सॉल्विंग कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन हेल्थ है। हम एक पॉजिटिव हेल्थ पे जा रहे हैं, और जब तक हम 100% हेल्थ पे जाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें होगी ही नहीं। और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं, हमें एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम मिलने वाली है। जब तक हम हेल्थ के पास पहुंचेंगे तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। इट इज नॉट ओनली कॉन्स्टिपेशन, बाकी की भी बीमारियां है, जो एसिडिटी है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम्स है, अल्सर्स है, ट्यूमर्स है, ये सब चीजें एलिमिनेट अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है। वो फूड को ब्रेक डाउन भी अच्छी तरह से कर पा रही है, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन स्ट्रांग हो रहा है, हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन का सप्लाई अपने आप बढ़ रहा है। फिर हमें डेफिशिएंसीज के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वो सारा न्यूट्रिशन सप्लाई हमारे बॉडी को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पा रही है, क्योंकि हमने उसको, उस ऑर्गन को स्ट्रांग बना लिया है। सेकंड, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रही है, हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन ज्यादा बढ़ रहा है सप्लाई बॉडी का। हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं तो हम घर के काम से लेके ऑफिस के काम तक सारी चीजें उतने ही फ्रेशनेस से और वाइटलिटी से कर पा रहे हैं। उतनी एनर्जी लेवल बॉडी दिखाती है। क्योंकि एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, हम अच्छा एक्सरसाइज कर पाएंगे। एक्सरसाइज सेशन, फिजिकल एक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा एक एक्सरसाइज सेशन अच्छी तरह से हो रहा है, इसकी वजह से हमारे बॉडी के मसल्स और जॉइंट्स ना, ये जॉइंट्स और मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जॉइंट स्ट्रांग हो रहे हैं, इसलिए हमें आर्थराइटिस वगैरह के भी सामना नहीं करना पड़ रहा, उसमें भी बॉडी खुद को रिट्यून कर रही है। सो स्ट्रांग मसल्स और जॉइंट्स ये हमारे बॉडी का बेस है, तो वो जितना हमें मिलेगा उतना हम बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से छूट जाएंगे। स्पाइन भी, जितना हमारा स्पाइन का सपोर्ट, हमें बोन का सपोर्ट अच्छा है इसलिए स्पाइन इरेक्ट है, वो अच्छे पोस्चर में है, तो उससे रिलेटेड भी ना सारी बीमारियां नहीं होती। साइटिका इज सच अ कॉमन थिंग इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, जहां हम बैठ के बहुत सारे काम कर रहे हैं, राइट? सो इतना सारा हेल्थ सपोर्ट मिलने के बाद जब हमारी बॉडी 100% हेल्थ स्टेट पे जाएगी, कोई भी डिसीज नहीं हो सकता। वाई ओनली कॉन्स्टिपेशन, राइट? सॉल्व हम कॉन्स्टिपेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बॉडी तो एक साथ काम करेगी, ऑर्गन सिस्टम तो एक साथ काम करेगी। सो नेचर क्योर बेसिकली इट्स अ होलिस्टिक सिस्टम, हमारा पूरी बॉडी और माइंड एक साथ काम करती है। हम ऑर्गन को अगर सेपरेट सेपरेट करके सोचने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं और हमें बीमारियों का सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे बहुत बड़ी आशा है कि ये सेशन आपको भी उतना ही नॉलेजेबल लगा होगा। मुझे बहुत मजा आया आपको एक्सप्लेन करते वक्त, क्योंकि मदर नेचर इज ऑल फॉरगिविंग। वो जितनी आसानी से हमारे बॉडी और माइंड को हैंडल कर सकती है, उतनी आसानी से शायद हमारी मैनमेड थियरीज कभी काम नहीं कर पाती। जितना हम उस मदर नेचर का सुनेंगे भी, जितना हम उसके गुड चिल्ड्रन बन के रहेंगे, उतना हेल्थ केयर हमें आसान जाएगा। वापस आएंगे ऐसे ही एक टॉपिक में जहां हम होलिस्टिक आपको आइडिया देने की कोशिश करेंगे। आप समझिए, आप जानिए, आप खुद पे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो नेचुरोपैथी डॉक्टर्स है आपको गाइड करने के लिए। बीमारियों में फंसने की जरूरत नहीं है। 100% हेल्थ के बारे में सोचिए। डेस्टिनेशन इज हेल्थ, destination is not a disease.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस, नए नए कंसेप्ट, हम रेसिपीज के वीडियोस भी डालते हैं, ये सब आप आसानी से देख पाओगे। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्ते।